खालिद ने फ़ोन पर सबसे पहले नन्हे मियाँ की खैरियत मालूम की। तब ही सैफ ने उसको अपना ये ख्याल बताया, हो सकता है कि मुर्दे की रूह हमसे बदला ले रही हो। जब ही तो इसके भतीजे के सर पर चोट लग गई है। खालिद ये सुनकर बहुत हंसा। अरे बाबा, ये 4G और 21वीं सदी से है, यहाँ रूहों वगैरह नहीं इंतकाम लेती। वैसे भी ये कोई सन 1800 का ज़माना तो है नहीं जहाँ तुम मुझे मुर्दे और रूहों से डरा रहे हो। जनाब सैफ साहब, मुस्तकबिल के डॉक्टर साहब, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम आगे डॉक्टरी कैसे करोगे? तुम तो अपने मरीज़ों को अगर किसी वजह से वो मर गया देखकर अस्पताल से भगा दोगे। हा। खालिद सैफ की बात पर दिल खोलकर हंसा। आखिर में उसने ये कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। खोपड़ी निकालकर सामने रखकर उसकी साख्त पर गौर करने का मंसूबा मेरा था। अगर मुर्दे को इंतकाम लेना है या डराना है तो मुझको डराए। खालिद को क्या मालूम कि वो जिन बातों का मजाक में कह रहा है, तकदीर बहुत जल्द उनको सच करने वाली है। ओके, गुड बाय डॉक्टर सैफ, कल मिलेंगे। मैं 10 बजे आपकी तरफ आऊँगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। सैफ ने भी फ़ोन बंद करके एक तरफ रखा और फिर वो ये सब सोचते सोचते ही सो गया कि मैं बिला वजह डर रहा हूँ, बिला वजह ज़माने जाहिलियत में पड़ा हूँ। आजकल चल रहा है, इतने जदीद ज़माने में रूहों और मर्दों को क्या डर। सैफ का फ़ोन एक ज़ोरदार आवाज़ से बज उठा। वो गहरी नींद से थोड़ा सा जागा। फिर उसने एक हाथ आगे करके ये देखने बिना ही कि इस सख्त ख़राब मौसम में कौन इसका हाल कर रहा है और इसके फ़ोन पर कौन कॉल कर रहा है, उसने फ़ोन ऑफ़ कर दिया और सो गया। अभी उसको सोए 15 मिनट ही हुए होंगे कि उसके कमरे का दरवाज़ा एक धमाक से खुला। उसके बड़े भाई की बौखलाई हुई आवाज़ ने सैफ को जगा दिया। उसके सोए हुए दिमाग में सैफ के बड़े भाई की आवाज़ जब आई तो वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ भैया? सैफ जल्दी उठो, गहरी नींद से जागे। सैफ के दिमाग में ये बात आई कि कहीं उसके भतीजे की तबीयत तो मज़ीद ख़राब नहीं। भैया क्या हुआ? वसीम ठीक है? उसने पूछा। हाँ ठीक है, वसीम ठीक है। तुम जल्दी बाहर आओ, खालिद की तरफ जाना है। खालिद की तरफ? क्यों? मगर क्यों भैया? इस वक्त तो सुबह के 5 बज रहे हैं। सैफ ज़्यादा सवाल मत करो, लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक सो रहा है। तुमको खालिद के अब्बा ने फ़ोन भी किया था मगर तुमने फ़ोन ही ऑफ़ कर दिया था। तब उन्होंने हमको इमरजेंसी इत्तला दी। खालिद अब इस दुनिया में नहीं रहा। भैया ने एक बम सैफ के ऊपर गिरा दिया। खालिद को क्या हुआ भैया? वो जुनूनी अंदाज से चिल्लाया। सब्र करो मेरे भाई। खालिद रात कमरे में सोया था कि अचानक उसके कमरे से ज़ोरदार आवाज़ आई तो उसके दोनों भाइयों और अब्बा उसके कमरे में जब गए तो उन्होंने एक हवलनाक मंज़र देखा कि कमरे की छत से पंखा टूटकर खालिद के सर पर लगा हुआ है और बेचारा खालिद सोते में ही अपनी खोपड़ी टूट जाने से ये दुनिया छोड़कर चला गया है, वो मर गया है। सैफ ने ये हवलनाक बात सुनी तो उसका दिल भी रोने लगा। बेहोश होते होते उसके दिमाग में सिर्फ ये बात ही चल रही थी कि जिस मुर्दे की खोपड़ी उन दोस्तों ने निकाली थी, आखिरकार उसने अपना इंतकाम खालिद से भी ले लिया। अब उसकी बारी है। खालिद की खोपड़ी तो टूट गई और वो दुनिया छोड़ गया, मगर मुर्दा अब उसको नहीं छोड़ेगा। जब सैफ को होश आया तो उसके अजीज़ तरीन दोस्त का जनाजा तैयार था। अगरचे उसकी तबीयत भी ख़राब थी मगर उसने ज़िद करके अपने दोस्त की डेड बॉडी देखी। चेहरा तो कपड़े के नीचे छिपाया गया था, चुनांचे खोपड़ी की हड्डी टूट जाने से चेहरा देखने के काबिल नहीं था।
इत्तिफाक देखें, खालिद का जनाजा भी उसकी कब्रिस्तान में गया जहां से 24 घंटे पहले खोपड़ी निकाल कर ले गए थे, और उसकी कब्र भी उस ही कतार में थी जिसके शुरू में खालिद और सैफ एक पुरानी कब्र से खोपड़ी निकाल ले गए थे। खालिद के जनाजे पर सैफ को तो न ले जाया गया कि बेपनाह सदमे से इसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। खालिद की अलमनाक मौत लोगों के लिए तो पंखा गिरने से हुई थी, मगर सदमे से गुमसुम सैफ अच्छी तरह जानता था कि ये पंखा भी मुर्दे के इंतकाम की वजह से गिरा था, और गिरा भी ठीक उसी जगह था, यानी खोपड़ी पर। मुर्दे की भी वो खोपड़ी ही निकाल कर लाए थे। खालिद की मौत के 3-4 दिन बाद सैफ की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसने खोपड़ी वाला थैला अलमारी से निकाला। तब अचानक उसे महसूस हुआ कि खोपड़ी की आंखें की जगह से रोशनी सी निकल रही है। उसने बाहर आकर बाइक स्टार्ट की, घर वालों से बहाना बनाकर कब्रिस्तान वाली सड़क की जानिब आ गया। कब्रिस्तान में आकर उसने जब गोरकन को तलाश किया तो मालूम हुआ वो कब्रिस्तान के जुनूबी कोने में काम कर रहा है। सैफ का ये प्रोग्राम था कि आज वो खोपड़ी दे जाए और 3-4 दिन तक आकर खालिद की कब्र पर बैठकर काफ़ी देर कुरान पाक पढ़े। गोरकन जैसे ही उनको मिला, पहले तो उसने खालिद की अलमनाक मौत पर बेपनाह अफसोस का इजहार किया। फिर जब सैफ ने उसको खोपड़ी रात को कब्र फिर से खोलकर उसमें रखने का कहा तो वो हैरान हुआ, और गोरकन ने पूछा, ये तो आपको मेडिकल के कामों में चाहिए थी, आप क्यों वापस रखनी है? सैफ ने बहाना बनाते हुए कहा कि उसको अब कॉलेज वालों ने अपने पास से इंसानी ढांचे के हिस्से दे दिए हैं, तो अब ये उसको दरकार नहीं। ये झूठ बोलते हुए उसको खालिद की याद आई कि उस मनहूस खोपड़ी ने अपना इंतकाम लेते हुए उसको भी इसी कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है जहां से वो चंद दिन पहले अपने कदमों पर चलकर हंसता मुस्कुराता खोपड़ी लेकर वापस गया था। साहब, गोरकन की आवाज़ से वो दुनिया में वापस आया तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको खोपड़ी वापस रख रहे हैं। ये तो खालिद साहब के बार बार कहने और वक्फियत की वजह से मैंने निकाल कर दे दी थी, वरना ऐसा करना बहुत गुनाह है। मुर्दा भी बेचैन हो जाता है। ठीक है सलाहुद्दीन साहब, तुम ये खोपड़ी वाला थैला और ये रखो 500 रुपये। तुम आज ही रात को कब्र खोलकर इसको अंदर रख देना और मेरे नंबर पर इसको मुर्दे के पास रखकर एक तस्वीर बनाकर मुझे भेज देना ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। गोरकन बोला, ओके साहब जी। गोरकन ने थैला और 500 रुपये पकड़े और उनको अपनी बैठक की अलमारी में रखने चला पड़ा। इधर सैफ कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट करके जब वापस मुड़ने लगा तो उसे एक कब्र का कुतबा नज़र आया जिसको देखकर उसके दिल की धड़कन बंद होने लगी। बिल्कुल नई कब्र पर लगे कुतबे पर लिखा था, खालिद अजहर वल्द अजहर शेख, तारीख वफ़ात 28 जुलाई। ये ताज़ा कब्र खोपड़ी के इंतकाम का सबूत थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि खालिद की मौत उसी खोपड़ी से हुई थी या फिर वो अपनी आप ही मौत मर गया था? ये आपको कमेंट करके बताना है कि खालिद की मौत कैसे हुई थी। मज़ीद इसी तरह की हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।